तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 219 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिंग प्रैक्टिस कर रहा होता और लास्ट वर्ड उसका यही होता है फाइनली मैंने वो कंप्लीट कर दिया। जिसके बाद हमें इस चैप्टर में दिखाया जाता है युवान सिटी के एक सिटी लॉर्ड मैंसन के क्वाइट रूम के अंदर का सीन, जहाँ पे स्टार टावर के अंदर मैजेस्टिक लूफिंग अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। और बताया जाता है कि जबकि लूफेंग ने अपने सोल और विल पावर को गॉड किंग लेवल को सरपास कर दिया है, तो उसकी जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स होती है वो फिर से ग्रो करना शुरू हो गई होती है। जैसे कि परफेक्ट डिवाइन बॉडीज वो और भी पावरफुल होने लगी थी और डेमन डिस्ट्रॉइंग क्लोन्स जो कि उसने उसी ट्रेजर्स को अपने साथ मर्ज करके बनाया होता है वो भी अपने लिमिट्स तक पहुंचने लगा होता है। और बताया जाता है कि जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स होती है वो बहुत ही स्पेशल होती हैं। जब तक कि लूफेंग की कॉन्शियसनेस उसको कंट्रोल कर सकती है वो इम्प्रूव करता रहेगी। मतलब जब तक लूफेंग उसको अपने आपे से बाहर ना निकाल दे, मतलब उसके लिमिट से बाहर ना निकाल जाए, तब तक वो उसको कंट्रोल करता रहेगा। और बताया जाता है कि अभी के फिलहाल वो अपने ग्रोइंग फेज में होता है और वो उसके सोल और विल के पावर के लिमिट पे नहीं होता। फाइनली लूफेंग ने अभी के फिलहाल 24 फेजेस को रियलाइज कर लिया होता और साथ में ब्रेक थ्रू होता है। और लूफेंग इसी चीज का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रहा होता है। बताया जाता है कि लूफेंग ने जब अपने माइंड एंड विल को ब्रेक थ्रू किया था तो वो उसी वक्त श्योर हो गया था कि वो फोर्थ किंगडम के लीडर को मार सकता है। लेकिन लूफेंग फिर भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक बार अगर उसने इस कदम को चला तो अगर यहाँ पे वो एक्सपोज हो गया गलती से भी तो वहां पे भारी पड़ सकता है, मतलब एम्प्रेस और मोनार्ची उसके पीछे पड़ सकते हैं। और अभी के फिलहाल उस वक्त तक लूफेंग के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने पावर्स का यूज करके एम्पर लेवल बीइंग के पावर के अटैक को सरवाइव कर पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर 3 लोगों के बंदे जैसे डियान, डिग्जी और डुवो को मिला कर लिया जाए तो वो उनके पास कई सारे ट्रेजर्स थे, अगर मिलकर वो एक साथ लूफेंग पे अटैक करेंगे तो उन सबके पावर के सामने लूफेंग भला क्या ही कर सकता है। इसलिए लूफेंग पहले तो अपने मेंटल विल पावर्स को क्रॉस कर लिया था उस लेवल से, इसलिए वो इंतजार कर रहा था कि उसकी बॉडी पावर भी उस लेवल तक पहुंच जाए कि वो उन सारे एम्पर से भी फाइट कर सके। और दिखाया जाता है कि लूफेंग पेशेंसली वेट कर रहा था और यही मोमेंट होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है लूफेंग अपने कंडेंसेशन को शुरू कर देता है। उसकी जो बड़ी सी बॉडी होती है वो स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है और मानो उसके कण कण में हर एक सेल्स के अंदर 10 डायरेक्शन वाटर ऑफ पावर्स अंदर मर्ज करने लगती है, जो कि 24 फेजेस फॉर्म से ही बनी हुई होती है। और हर एक लाइफ यूनिट 10 डायरेक्शन वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स के अंदर 10 पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनने लगती है। मतलब कह सकते हो कि उसके बॉडीज में चेंजेस होना शुरू हो जाती है, उसके हर एक सेल्स के अंदर चेंजेस होने लगती है, जो कि 240 पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन से होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंज होने लगती है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं और लूफेंग अपने प्रोपोर्शन को भी बढ़ाने लगता है। दिखाया जाता है कि उसकी सोल और पावरफुल स्पिरिचुअल विल भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। मतलब कि कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा होता है। लूफेंग की अभी जो लाइफ फॉर्म एनर्जी होती है, रिजर्व होती है, वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसलिए लूफेंग को फिर भी 32 डेज का टाइम लग जाता है। मतलब कि अभी उसको कंप्लीट करने में जितनी बड़ी उसकी लाइफ फॉर्म होती है, रिजर्व लाइफ फॉर्म, वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि उसको कंप्लीट होने में ही 32 दिनों का, मतलब 32 दिनों का टाइम लग जाता है। और जितने भी क्लोन्स जो कि लूफेंग के ड्रीम रियलम, टियानजू रियलम, चिरू, जियांगजिंग सिटी, इन सब में या फैली हुई थी, वो भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। मतलब कि वो भी पावरफुल हो जाती है। और जबकि उनके जो अंदर के रिजर्व लाइफ फॉर्म से वो कम होते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। फाइनली लूफेंग खड़ा होते हुए कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। मतलब लूफेंग ने अपने पावर को बढ़ा लिया है, यहाँ ब्रेक थ्रू किया है। और साथ में बताया जाता है कि लूफेंग ने अपने लाइफ फॉर्म को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसके कारण लूफेंग अपने बॉडी, फिजिकल बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लूफेंग को ये महसूस हो रहा था कि वो अपने आप को 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बना चुका है, मतलब कि और भी ज़्यादा पावरफुल बना चुका है उस लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से, उस 24 फेजेस की वजह से, जिसकी वजह से उसकी एक्सप्लोजिव पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ये ऐसा ही समझ लो जैसे कोई एक मोटा इंसान अर्थ पे मौजूद है जिसकी वेट 200 पाउंड से, उसे चलने में भी दिक्कत होगी। लेकिन एक ऐसे इंसान को देख लो जो कि बॉडी बिल्डर हो, मस्कुलर हो, उसके वेट 200 पाउंड्स की हो, तो वहाँ पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
था वो फाइट भी कर सकता है। और यही लू फेंग अभी महसूस कर पा रहा था कि उसकी जो लाइफ फॉर्म्स है वो अभी के फिलहाल पहले के मुताबिक 29 टाइम्स तक ज़्यादा हो चुकी है, जिसके हिसाब से वो अपनी पावर्स को और भी अच्छे से यूज कर सकता है। लू फेंग की पावर्स और भी बढ़ चुकी है। लू फेंग अभी अपने आप को एक ब्लैक रॉब में तब्दील कर लेता है, जो कि अपने फॉर्म शेप को चेंज करने लगते हैं और दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे अपने पावर्स का यूज करके जोर का धमाका करता है। वो धमाका इतना बड़ा होता है कि वो से स्टार टावर्स के लेयर्स से जाकर टकरा कर ही रुकती है। और लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल फोर्स है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी जो अभी फिजिकल बॉडी है वो मेरे मास्टर से भी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, मतलब मास्टर के ही जितनी कंपैरेबल हो चुकी है। और यहाँ पे उसने अपने मास्टर डीचू और डीजुआन को अपनी आंखों से देख रखा था, तो उसके बारे में उसे लू फेंग को अंदाजा था कि उसके मास्टर्स की जो फिजिकल बॉडी है वो किस लिमिट तक आ सकती है। और लू फेंग कहते हैं मैं आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं अभी थोड़ा सा कमजोर हूँ इन सब के हिसाब से, लेकिन मैं परफेक्ट अल्टीमेट परफेक्शन तक आ सकता हूँ अगर मैं कल्टीवेट और भी करूँ तो। और वहाँ पे लू फेंग सोचने लगता है। बताया जाता कि अभी के फिलहाल में जो लू फेंग की पावर होती है वो लेवल ऑफ एम्पर को टच कर चुकी है, मतलब कह सकता हो कि लू फेंग एक एम्पर लेवल का एंटिटी बन चुका होता है सेकंड लेवल बनने के बाद ही। मतलब देख लो लू फेंग की जो ग्रोइंग प्रोग्रेस है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी होती है। लू फेंग यहाँ पे कहता है कि मैं पहले बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि पहले के हिसाब से देखा जाए तो लू फेंग पे कोई भी अगर एम्पर एक अटैक करेगा तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ तक कि उसकी हीलिंग फैक्टर भी देखी जाए उसके हिसाब से लू फेंग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 अटैक्स को ही सह सकता था। लेकिन अब जो लू फेंग की जो पावर्स होती है जो कि फिजिकल बॉडी एम्पर लेवल के जितनी चली गई है तो एम्पर लेवल्स के बंदों से भी फाइट कर सकते हैं। और साथ में लू फेंग का जो लाइफ ऑफ लोटस होता है वो भी ग्रो कर रहा होता है, जबकि वो और भी एक्सपैंड हो चुकी है तो लोटस ऑफ लाइफ भी और भी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, मतलब कि उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसकी पावर्स भी और भी बढ़ने लगी होती है और उसकी फिजिकल बॉडी और भी स्टेबल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद लू फेंग अपने खुश होकर कहता है कि मेरी लाइफ बॉडी तो इम्प्रूव हो रही है और साथ में मेरी अंदर की इनसाइड की बॉडी भी ग्रो हो रही है और साथ में मेरी इटर्नल लाइट ऑफ द ह्यूमन के भी नेचर किया जा सकता है, जिसके कारण मैं और भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। लू फेंग अपने ब्लैक रिवर को निकालता है और चारों तरफ स्वीप करने लगता है, जो कि उसकी 24 लाइफ पेजेस की पावर्स होती हैं, जिसमें कि बाइंडिंग फोर्स होती है जो कि और भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी होती है। लू फेंग कहता है कि अब मैं देखना चाहूंगा कि आखिरकार कौन ही मेरा सामना करेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि अभी के फिलहाल लू फेंग ने जिस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया उसके हिसाब से लू फेंग किसी के रूप में भी तब्दील हो सकता है, मतलब एनिमल्स, पहाड़, मतलब कुछ भी चीज बन सकता है। मतलब ये कहना चाहूंगा कि यार ये तो पावर्स लू फेंग के पास बहुत ही पहले से आई हुई थी जबकि वो अपने सेकंड बॉडी को लिया था। मुझे नाम याद नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार स्वैलो स्टार में लू फेंग का जो दूसरा बॉडी था वो किस रेस से बिलोंग करता था। देखता हूँ कि आखिरकार आप में से किसनों को याद है। मैंने सीरीज वैसे नहीं देखी वरना मुझे भी याद रहती। और दिखाया जाता है लू फेंग अपने आप को हर एक चीज में तब्दील कर सकता था। लू फेंग हर एक चीज के बेसिक लाइफ यूनिट्स को भी कंट्रोल कर सकता था। लू फेंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी। तो लू फेंग क्या था कि स्टार टावर की यूज में की तो आखिरकार मैं देखना चाहूंगा कि ओरिजिन कंटेंट में मेरे कितने ही ओपोनेंट्स है जो कि मैं सामना कर सके। लेकिन लू फेंग कहता है कि बच्चे खुद को शांत करो, मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे लापरवाही करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल फोर्स है कि मैं स्टार टावर से भी उन सबका सामना नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। साथ में दिखाया जाता है थंडर एंसेंट किंगडम के अंदर में जहाँ पे लू फेंग तो ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसी के साथ हमें लू फेंग के टीचर जुओ सांकी को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो फाइनली अपने गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू करते। मतलब अभी तक वो सिर्फ केओस रियल्म में थे लेकिन फाइनली जाके वो गॉड किंग रियल्म में ब्रेक थ्रू करते हैं। और यहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो लू फेंग से पहले ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने फाइनली किया था और वो अपने प्राइमोडियल सोल्स को यूज करके अपने आप को ब्रेक थ्रू कराए होते हैं। और वो सोचते हैं कि लू फेंग तो अभी सेकंड सब रियल्म ऑफ गॉड किंग बन चुका है, उसकी स्ट्रेंथ तो अभी लॉर्ड टियानकुन से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उसको मार पाना अभी के फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है और उसको री इनकारनेट होने से रोक पाना ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लगता है कि लू फेंग भी उसको कर पाएगा। और वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अगर कोई एम्पायर और मोनार्च लेवल का भी बंदा अगर लॉर्ड ऑफ टियानकुन के साथ फाइट करेगा तो वो भी उसको नहीं कर सकता है, उसको री इनकारनेट होने से नहीं रोक सकता है। मतलब कि उससे पावरफुल होना होगा एम्पायर और मोनार्च से भी।
वो इन सब के बारे में सोचने लगते हैं और बताया जाता है कि टियान कुन के इन सारे किंग्स ऑफ सियागो जो कि इसमें लिखे हुए थे 4 किंगडम्स के अंदर, वो सबसे ज़्यादा टियान कुन से ही नफरत करता है और बाकी के 2 गॉड किंग से तो नफरत करता ही था। लेकिन अगर यहाँ पे टियान कुन ना होता तो उसका जो गॉड कंट्री होता वो बर्बाद ना होता, वो डिस्ट्रॉय ना होता, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता था। यहाँ पे वो सोचता है कि लू फेंग के पास सिर्फ एक ही चांस है एक्शन लेने के, क्योंकि अगर एक बार टियान कुन रीइंकारनेट हो गया तो अपने आइडेंटिटी को छिपा लेगा और कभी भी सामने एक्सपोज नहीं करने लगेगा। और सोचता है कि लू फेंग को अभी और भी ग्रो करना होगा ताकि यहाँ पर टियान कुन को रीइंकारनेट करने का समय ही ना दे। अब दिखाया तो जाता है कि माउंटेन गेस्ट बहुत ही पेशेंस से इंतजार कर रहे होते हैं और वो लू फेंग को कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पे असल में बात तो ये होती है कि वो बहुत ही बेसब्र से इंतजार नहीं कर पाए थे, वो इम्पेशेंट हो रहे थे। वो यहाँ पे उनकी जो ये बात होती है कि उसे टियान कुन को मारना उसके सोल के अंदर तक जड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर से अपने आंखों को क्लोज करके अपने ह्यूमन ब्लड लाइन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और बताया जाता है कि अभी के फिलहाल जब भी वो कल्टीवेशन में जाते तभी वो इन सारी बातों को भूल पाते हैं, वरना जब भी वो कल्टीवेशन से बाहर होते हैं उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, लॉर्ड ऑफ टियान कुन को जान से मारना। अब वो इन सारी बातों को भूलकर कल्टीवेशन में गए होते हैं। अब वो कल्टीवेशन में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें काउजन इफेक्ट से एक आवाज आती है जो कहती है टीचर, जिसे देखकर माउंटेन विजिटिंग गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो प्रैक्टिस को स्टॉप करते कहते हैं कि लू फेंग क्या हुआ। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि आप चाहे तो मैं ह्यूआंग सिटी में आकर सिंगल किंगडम के मतलब 4 किंगडम्स के 3 किंग्स को मार सकता हूँ, आप चाहे तो अभी एक्शन ले सकते हैं। जिसको जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसकी सोल भी ट्रेम्बल करने लगते हैं और लू फेंग से पूछते कि क्या तुमने क्या तुम अभी एक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा सोचने लगते हैं, उनकी मानो विल पावर मानो एक अलग ही हलचल होने लगती है, मतलब कि वो अभी सोच रहे होते हैं उसको मिटा देने के, उसको मारने के लिए। लू फेंग आकर कहता है कि मैं उसको मार सकता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है माउंटेन सिटिंग गेस्ट को जो कहता मैं यहाँ हूँ, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो निकल पड़ते लू फेंग से मिलने के लिए उसके ह्यूआंग सिटी में। और दिखाया जाता है पहली दफा यहाँ पे वो अपनी प्रिंसिपल से मिलने गए होते हैं, मतलब एक दफा तो मिल चुके होते हैं लेकिन फिर से वो मिलने गए होते हैं। साथ में वो निकल पड़ते हैं लू फेंग से मिलने के लिए ह्यूआंग सिटी लॉर्ड में, जहाँ पे वो पहुंचकर देखते हैं कि लू फेंग अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है। वो उससे मिलने के लिए उसके पवेलियन में आ जाते हैं। लू फेंग ने अपनी वर्ल्ड पावर से पूरे के पूरे ह्यूआंग सिटी के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर को घेर रखा होता है अपनी सिर्फ विल पावर से, अपने क्या सकता हो जो स्पिरिचुअल पावर होती है उनकी मदद से ही। और बात रखे तो लू फेंग का वो सिटी लॉर्ड पैलेस होता है तो उसकी माइंड और विल पावर और भी बढ़ी हुई होती है। कोई भी बंदा ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का वहाँ पे लू फेंग के वर्ल्ड रेलम के अंदर इंटर ही नहीं कर सकता है, मतलब लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा अभी बढ़ी हुई होती है और ये असल में एक स्पिरिचुअल विल होती है। अब जैसे ही वहाँ पे माउंटेन सिटिंग गेस्ट आते हैं वो लू फेंग के स्पिरिचुअल विल पावर्स को महसूस कर पाते हैं और ये स्पिरिचुअल विल को देखकर तो वो भी डर जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें भी महसूस हो रहा था कि ये स्पिरिचुअल विल चाहे तो उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है। लू फेंग वहाँ पे अपने टीचर को देखकर कहता है टीचर, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अभी अपने रियल बॉडी में होता है और जबकि ये उसके टीचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। तो यहाँ पे किसी इंसिडेंट को अवॉइड करना चाहता था। जिसके बाद हमें सिटी माउंटेन गेस्ट को दिखाया जाता है जो भी लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। उसे महसूस हो रहा था लू फेंग के अंदर के ऑरा को निकलते हुए देखकर कि अभी लू फेंग का जो ऑरा है वो किसी भी मोनार्च ऑफ थंडर एंशिएंट किंगडम से कम नहीं है, मतलब कि वो भी उस लेवल तक आ चुका है। लू फेंग कहते हैं कि टीचर चलिए बैठिए, अब वो वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि तुमने मुझे मैसेज भेजा कि तुम फूड किंगडम के 3 किंग्स को मार सकते हो। वो कहते हैं कि देखो इस मैटर में रश करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम इसे करने गए तो यहाँ पे तुम उसको कम्प्लीटली मारना होगा, उसे रीइंकारनेट करने का मौका ही नहीं देना होगा। अगर वो एक बार रीइंकारनेट हो गया तो वो फिर से हम उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो लू फेंग कहता है कि चिंता मत करिए, वो रीइंकारनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनकर माउंटेन सिटिंग गेस्ट फिर से पूछते हैं कि क्या लॉर्ड ऑफ टियान कुन भी रीइंकारनेट नहीं कर पाएगा। तो लू फेंग कहता है हाँ, ये जानकर तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो अपने एक्साइटमेंट को सप्रेस करते हुए उससे
फिर से सारी कंसीडर पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछते और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम्हारा वो सीक्रेट इतना ज़्यादा पावरफुल है, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर यहाँ पे टू एंशिएंट कंट्रीज को पता चला पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में और उन्हें तुम्हारा सीक्रेट के बारे में पता चला कि आखिरकार किसने अटैक किया, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने अटैक किया तो वो क्या तुम्हारे सीक्रेट को लेने के लिए नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट ये सारे गॉड किंग्स के बंदे हैं, तो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर झांक कर भी देख सकते हैं किसने किस बंदे को मारा है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। मतलब क्या सकते हो, इन सब की लेवल्स ऐसे ही थोड़ी ना है, ये सब पास्ट एंड फ्यूचर के साथ भी खेल सकते हैं। मतलब खेल नहीं सकते लेकिन हाँ कंट्रोल थोड़ी बहुत कर सकते हैं, झांक जरूर सकते हैं। अभी हमें पूरी तरीके से टाइम के डायलेशन के पावर्स के बारे में नहीं बताया गया कि क्या वो सच में टाइम्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं। हो सकता है कि वो थोड़ी मोड़ी मैनिपुलेट कर ले, लेकिन वो पूरी तरह से टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। भले ही यहाँ पे लूफिंग अपने होली लैंड के अंदर उसको मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन अभी के फिलहाल ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर गॉड किंग पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब लूफिंग कहता है कि मैं जब उस पर अटैक करूंगा तो मैं अपने अपीयरेंस को बदल लूंगा, अपने ब्रेथ को हाइड कर दूंगा और साथ में ब्लर कर दूंगा काउजन इफेक्ट को। वो कहता है कि अगर यहाँ पे उन्होंने पास्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया और मेरे आइडेंटिटी के बारे में भी जान लिया तो यहाँ क्या कर सकते हैं, मैंने वैसे भी छुपा कर रखा हुआ है और मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो क्या हुआ, मैं इसको चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी एक्सपोज होने का मतलब ये हुआ कि लूफिंग बाहर से आया हुआ है, लूफिंग किसी और का नहीं, सिटिंग माउंटेन गेस्ट का चिल्ड्रन है, मतलब डिस्पर्स है, और सिटिंग माउंटेन को मतलब जियोसान के यही है जो कि रिइंकार्नेट करके वापस आ चुका है। यही सारे आइडेंटिटी एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि आखिरकार वेट किसका करना, आगे चल के उसको मारना ही है, आखिरकार हम यहाँ पे वेट क्यों करें ताकि वो और भी पावरफुल हो जाए। कल्टिवेट करते करते यहाँ पे लूफिंग काफी जहाँ कॉन्फिडेंट होता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट फिर से उससे पूछे कि क्या तुम अभी कॉन्फिडेंट हो, तो यहाँ पे लूफिंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ। अब यहाँ पे वो कहते हैं देखो मैं रेवेंस तो लेना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको कंप्लीटली मरा हुआ चाहता हूँ। अब यहाँ पे लूफिंग कहता है कि चिंता मत करिए, अभी के फिलहाल मैं किसी ट्रेजर्स का यूज नहीं करने वाला हूँ। तो ये सुनकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट लूफिंग से पूछते कि क्या तुम उसे उन तीनों किंग्स को बिना किसी सीक्रेट ट्रेजर्स का यूज के ही मार सकते हो। तो लूफिंग कहता है हाँ। अब ये देखकर तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट पे लूफिंग की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि अभी उनके डिस्पल्स की जो पावर्स है, स्ट्रेंथ है, वो किसी एम्प्रेस और मोनार्ची से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है, मतलब कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि ठीक है चलो हमें प्रिपेयर करना है जबकि हम एक्शन लेने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिरकार कैसे एक्शन लिया जाता है और क्या लूफिंग सच में उन तीनों गॉड किंग्स को मारने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।